एपिसोड 61। कानपुर, उत्तर प्रदेश। संविधान ने अपने हाथों को स्टीयरिंग पर एडजस्ट किया और पूरी ताकत से कार को एक साइड मोड़ लिया। अगले ही पल उनकी गाड़ी जोर से एक पेड़ से टकरा गई। वही ट्रक जो अपनी तेज रफ्तार से उनकी ओर बढ़ रहा था, अब सरसराता हुआ उनसे थोड़ा दूर से निकल गया। संविधान का सिर स्टीयरिंग पर टिका हुआ था। उसने दर्द से कराहते हुए अपना सिर पकड़कर आंखें खोली। शिट! वो कुछ समझ पाता उससे पहले उसकी नजर पास वाली सीट पर गई, जहां ध्रुवी का सिर एक तरफ झुका हुआ था। उसे इस हालत में देखकर संविधान की आंखों में एक ही पल में डर और बेचैनी भर गई। उसने तुरंत ध्रुवी को अपनी बाहों में खींच लिया, उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखें बंद थीं और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। संविधान का दिल जैसे हलक में आकर अटक गया। उसने जल्दी से उसके गालों को हल्के हल्के थपथपाते हुए कहा, बीवी, बीवी। और जैसे ही उसने दोबारा पुकारा, ध्रुवी की पलकें धीरे धीरे खुलने लगी। उसकी आंखें सीधे संविधान की आंखों से जा मिली। जैसे ही उसने कुछ कहने की कोशिश की, संविधान ने बिना एक पल गनवाए उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। ध्रुवी की सांसें थम सी गईं। उसके पूरे बदन में गूज़बम्स दौड़ गए। अभी कुछ मिनट पहले तक उसे लगा था कि शायद आज उनका आखिरी दिन है। वो डर जो उसकी बंद आंखों में कैद था, अब संविधान की गर्म बाहों में पिघल रहा था। संविधान धीरे से उससे अलग हुआ, उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और घबराए लहजे में पूछा, बीवी, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? ध्रुवी बस उसे देखे जा रही थी। उसकी आंखों में वो डर साफ झलक रहा था, डर उसे खो देने का। संविधान की आंखों में अब सिर्फ एक ही भावना थी, वो डर जो उसके पूरे वजूद को झकझोर रहा था। जिस आंखों में कुछ पल पहले तक मोहब्बत थी, अब वहां सिर्फ एक इमोशन था, ध्रुवी को खो देने का डर। वो बस उसे देखता रहा, मानो उसकी पूरी जिंदगी अब सिर्फ उस एक लड़की पर टिकी हो। फिर अचानक जब ध्रुवी ने उसे अब भी खामोश और घबराया हुआ देखा, वो एक झटके से उठी और संविधान के सीने से लिपट गई। उसने अपना सिर उसकी छाती में छुपा लिया, जैसे कहना चाह रही हो, अब कुछ नहीं होगा क्योंकि तुम हो। शास्त्री हवेली, अबे ऐसा लाफा मारेंगे ना कि पूरा कानपुर घूम घूम के नाचते फिरोगे। एको बार कहे रहे ना कि रॉन्ग नंबर है, बात भेजे में घुसती नाही का तुमरी। गुस्से में भरा ये डायलॉग बोलते हुए सार्थक ने फोन काटा और जैसे ही पलटा, सीधा किसी से टकरा गया। सिर उठाकर देखा तो सामने समृद्धि खड़ी थी। उसे अपने पीछे देखकर सार्थक की आंखें छोटी हो गईं। घूरते हुए बोला, का हमरे पीछे का कर रही थी तुम? समृद्धि ने नकली मासूमियत से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तो तुम्हारे लिए केले लेकर आई थी। देखो ना, अब तुम ठहरे लंगूर, और यहाँ खाना तो सिर्फ इंसानों के लिए होता है, तो सोचा तुमको कुछ केल खिला दूं। मैं बहुत दरियादिल हूँ। ये कहकर उसने एक प्लेट सामने रख दी, जिसमें केले के टुकड़े अच्छे से सजाए गए थे। सार्थक ने शक भरी नजरों से प्लेट देखी और एक टुकड़ा हटा दिया। नीचे से रेड चिली पाउडर झलक आया। इतना हृदय परिवर्तन, वो भी हमारे लिए? तुमको का हम पागल नजर आते हैं? तुम्हारी दरियादिली भी तुम्हारी तरह झूठी निकली। आए बड़ी मैगी कहीं की। ये सुनते ही समृद्धि गुस्से से बोली, लंगूर तुम? हाँ हम, और हमको पता है हम बहुते खास है। तुमको सबको चिल्ला चिल्ला के बताने की कोनो जरूरत नहीं है। सार्थक ने एक टाइट सी स्माइल के साथ जवाब दिया, तुम खास नहीं, तुम बहुत बकवास हो। समृद्धि झल्लाकर बोली और प्लेट को साइड टेबल पर पटक दिया। सार्थक गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, का बकवास कही तुम हमको? अरे नहीं नहीं बाबू, तारीफ की है तुम्हारी। और ये कैसे बात करते हो तुम, इंसान हो कि? समृद्धि ने आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ अभी तक इंसान ही है, मगर तुम्हारे साथ रहे ना तो शैतान बनते देर नहीं लगेगा हमको। अब हटो सामने से। इतना बोलकर सार्थक जाने लगा, लेकिन समृद्धि अपनी बेइज्जती चुपचाप नहीं सहती थी। जैसे ही सार्थक पास से निकला, उसने पैर फंसा दिया ताकि सार्थक गिरे और वो उस पर ठहाका मार सके। पर किस्मत पलटी मारती है, जैसे ही सार्थक गिरने लगा, उसने समृद्धि का हाथ पकड़ लिया और अगली ही पल दोनों जमीन पर जा गिरे। सार्थक नीचे और समृद्धि उसके ऊपर थी। सार्थक ने उसकी कमर थामते हुए कहा, खाने में का खाती हो? इतनी भारी हो कि हड्डी टूट जाए हमारी। समृद्धि का हाथ तुरंत उठ गया उसे मारने के लिए, पर इससे पहले ही सार्थक ने उसका हाथ पकड़ लिया और पलटकर उसे नीचे कर लिया। अब समृद्धि नीचे थी और सार्थक ऊपर। हाथ चलाना हमको भी आता है, कायदे में रहो तो फायदे में रहोगी का समझी? सार्थक की आंखों में आंखें डालकर जब उसने ये कहा तो समृद्धि का दिल थोड़ा बेचैन हो गया। चेहरे इतने करीब थे कि हल्की सी भी हरकत होती तो होंठ टकरा जाते। पर समृद्धि तो समृद्धि ठहरी। हाथ बंधे हैं तो क्या, पैर तो खुले हैं ना? उसने सीधा एक जोरदार लात सार्थक के बम पर मारी। सार्थक बेचारा पलटी खाकर दूसरी ओर जा गिरा। अरे धत तेरी की, वो कराहते हुए उठा। समृद्धि उसके पास आए, दोनों पैर मोड़े और उसके सामने बैठकर हंसते हुए बोली, सिर्फ हाथ चलाना सीखा, लात चलाना भी सीखा होता तो आज काम आता। सार्थक का चेहरा बन गया, गुस्से से बस घूर रहा था। वो उठकर बैठ गया, अपनी पीठ सहलाते हुए बोला,
हमने पीछे के गड्ढे तोड़ दिए, ऊपर से हम पे हंस भी रही हो। अरे पाप लगेगा, कुछ तो शर्म करो। उसकी ये बात सुनकर समृद्धि के एक्सप्रेशंस बिगड़ गए। ओ, तुम कितनी गंदी बातें करते हो, सार्थक आंखें घुमाते हुए बोला। इसमें गंदा का है, हमरे शरीर के हिस्से हैं, हमरे पीछे के गड्ढे। समृद्धि का चेहरा देखने लायक था। वो उठी, गुस्से में बोली, निहायत बेशर्म आदमी हो तुम। वो जाने लगी तो सार्थक ने पास के सोफे से एक पिल्लो उठाया और उसी दिशा में फेंक दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। समृद्धि नीचे झुक गई और पिल्लो सीधा जाकर संविधान के चेहरे पर लगा, जो उसी वक्त वहां आ रहा था। जैसे ही सार्थक ने ये देखा, उसने अपनी जुबान दांतों के नीचे दबा ली। हे भगवान, ई लड़की के चक्कर में हमने अपने ही भैया को मार दिया। माफ कीजिए भैया, हम तो ई मैगी को मारे रहे थे, पता नहीं चला आप कहां से बीच में आ गए। सार्थक डरते हुए बोला और समृद्धि की ओर ऐसे घूरा जैसे कह रहा हो आज तो तू गई। वहीं समृद्धि जीभ निकालकर उसे चिढ़ा रही थी। इतने में सारा शोर शराबा सुनकर चाचा चाची भी बाहर आ गए। ई घर है कि चिड़ियाघर, जब देखो एक दूजे पर झपट्टा मारते रहते हो। चाची ने झुंझलाते हुए गिरा हुआ पिलो उठाया और फिर से सोफे पर रख दिया। तभी उनकी नजर संविधान के हाथ पर पड़ी, जहां हल्की सी चोट लगी थी। चाची एकदम घबरा गई। हे महादेव, ई का हो गया बेटा, ई चोट कैसे लगी? सभी का ध्यान अब संविधान की ओर चला गया। कुछ नहीं चाची, मामूली सी चोट है, संविधान ने हल्के से मुस्कुराते हुए समझाने की कोशिश की। लेकिन चाची का दिल कहाँ मानने वाला था। मामूली चोट तुम्हारे लिए होगी, लेकिन हमसे अपने बच्चा पर एक खरोच भी देखी नहीं जाती। अब साफ साफ बताओ क्या हुआ? संविधान ने एक नजर ध्रुवी की ओर देखा, फिर धीमे से बोला, रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। का एक्सीडेंट? हे भगवान, ज्यादा चोट वोट तो नहीं लगी ना? संविधान ने उनका हाथ थामते हुए बोला, हम दोनों ठीक हैं चाची, बस हल्का सा कट है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। इतना कहकर वो ध्रुवी को चाची के पास छोड़कर सार्थक के साथ बाहर लॉन में आ गया। भैया, ये एक्सीडेंट नहीं था ना? सार्थक ने सीधा सवाल दाग दिया। संविधान ने फाउंटेन की ओर देखते हुए धीरे से कहा, नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं था, जान से मारने की कोशिश थी। ट्रक ड्राइवर का पता लगा चुके हैं, हर रात हाईवे वाले ढाबे पे रुकता है, रंगीनियां करता है वहां। तो देर काहे की, आज रात उसको रंगीन कर देते हैं कफन में। ये कहते हुए सार्थक ने जेब से कट्टा निकाल लिया। तभी पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी सर। दोनों पलटे, सामने एक लड़की खड़ी थी। और भाई, सामने लड़की हो और हमारे सार्थक बाबू के दिल में घंटी ना बजे, ये हो सकता है का? वो लड़की हाथ आगे बढ़ाकर बोली, सर मेरा नाम मीरा है, आज की एनिवर्सरी पार्टी को मैनेज करने के लिए मुझे भेजा गया है मेरी कंपनी की ओर से। मीरा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सार्थक उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, हाँ हाँ तुम ही तो हो, हम ही फोन पे बात किए थे तुम्हारी कंपनी से, हम सार्थक शास्त्री। अच्छा, तो आप ही हैं सार्थक, बहुत सुना है आपके बारे में, आपके कारनामे तो दिल्ली मुंबई तक मशहूर है, मैं तो आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अब लड़की ने तारीफ की थी या बेइज्जती, ये तो बस भगवान जाने। पर सार्थक बाबू तो सीधे 7वें आसमान पर। अभी वो शादी के ख्वाब में खोया था कि संविधान बीच में बोल पड़ा, मीरा पार्टी का सारा इंतजाम अंदर है, आप जाइए, वर्कर्स आपकी हेल्प करेंगे। ये कहते हुए उसने सार्थक को खींचकर उसके कमरे में ले आया। अरे भैया, पहली बार कोई लड़की हमारी तारीफ करी और आप हमको उठा लाए। अबे तो लड़कीबाजी छोड़ और असली काम पे ध्यान दे, संविधान ने कहा और बिस्तर पर पसर गया। सार्थक शीशे के सामने गया, परफ्यूम लगाया, बाल बनाए। संविधान हंसते हुए बोला, बेटा इतनी तैयारी किसके लिए, पार्टी तो शाम में है ना। भैया आप ना ही समझोगे, कहकर वो फिर बाल संवारने लगा। तभी दरवाजा खटखटाया गया। संविधान ने खोला, एक सर्वेंट था। सर, मीरा मैडम ने सार्थक सर को बुलाया है। मीरा का नाम सुनते ही सार्थक की रगों में बिजली दौड़ गई। वो मुस्कुराते हुए खुद से बड़बड़ाया, अब आयल मजा। संविधान बस सिर हिलाकर चला गया और दरवाजा थोड़ा जोर से बंद कर दिया। सार्थक चौंक गया, चारों तरफ देखा, संविधान जा चुका था। फिर क्या था, भागा भागा मीरा के पास पहुंचा। मीरा उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, अरे सार्थक भैया आइए ना, आपके जैसा डेकोरेशन करवाया है, पसंद आया क्या? भैया, ये सुनते ही सार्थक को ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो। शर्ट के कॉलर सीधा किए और मन में सोचते हुए आगे बढ़ गया। वहीं संविधान और चाचा जो पास ही बैठे सब देख रहे थे, अब अपनी हंसी नहीं रोक पाए। एक ही लड़की पटने वाली थी, वो भी भैया बोल के निकल गई। सार्थक खुद से बड़बड़ाता रहा, अब तो लग रहा है सन्यासी ही बन जाए। उन दोनों को अपने ऊपर हंसते देख सार्थक झल्लाता हुआ बोला, हाँ हाँ हंस लियो, बहुत मजा आ रहा होगा ना हमारी हालत पर, साला सैया बनने की उम्र में लोग भैया बनते जा रहे हैं। ये कहकर उसने मुंह फुला लिया और जाकर सोफे के कोने में धप से बैठ गया। गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, हमारी किस्मत ही खराब है, साला जिस भी लड़की को हम अपना समझे
वो हमको छोड़ के सबकी अपनी बन जाती है। सब नाश हुई वो मैगी की वजह से। सुबह सुबह उसका मनहूस चेहरा देख लिए थे, तभी से दिन बर्बाद हो गया है हमरा। लेकिन हम बताए दे रहे हैं भैया, उको तो हम छोड़ेब नहीं। संविधान ने एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए पूछा, अच्छा ये बात बताओ, जब से हम आए हैं बस वो मैगी मैगी काहे रे? तूने आज तक किसी लड़की के लिए ऐसा नहीं किया, फिर ओहे काहे परेशान कर रहा है इतना? सार्थक झल्लाते हुए बोला, मत मारी गई है हमरी। देखो भैया, ज्यादा मजे ना लो अब तुम। और फिर से मुंह फुला लिया। संविधान हंसते हुए बोला, अरे अच्छा बाबा, हम काहे पे बिगड़ रहे हो? चलो छोड़ो सब बात, आओ टीवी देखत है, मूड ठीक होई। इतना कहकर संविधान ने टेबल पर से रिमोट उठाया और टीवी ऑन कर दिया। एक म्यूजिक चैनल लगाया। तभी गाना बजा, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है। सार्थक ने आंखें तररते हुए संविधान की ओर देखा और झल्लाकर बोला, भैया अभी अभी मिले जख्म पर ही नमक मिर्च लगाना जरूरी था का? संविधान घबरा गया। फटाफट चैनल चेंज करते हुए बोला, अरे रुको रुको, बदलते हैं अभी। पर जैसे ही अगला चैनल लगाया, नया गाना आया, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। इस बार तो सार्थक का चेहरा पूरा लाल हो गया। संविधान ने फिर चैनल बदला। अब बजा, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। सार्थक अब फूट ही पड़ा, भैया एक वो रिमोट लेकर हमरे माथे पर ही दे मारो। अरे काहे हमारा दुख में घी डाल रहे हो? टीवी दिखाने लाए थे कि भूतिया सीरीज चलाने? उसे इतना परेशान देख संविधान ने हार मान ली। ठीक बा, आज टीवी वह बंद कर दे रहे हैं। और उसने रिमोट से टीवी ऑफ कर दिया। अब पूरा हॉल खामोश हो गया। बस सार्थक का फूला हुआ मुंह और संविधान की छुपी छुपी हंसी। वो धीरे धीरे सार्थक के पास आया और उसके सामने बैठते हुए बोला, देखो भैया, बात बस इतनी है कि जिसे तुम हर बार प्यार समझ लेते हो, वो असली प्यार होता ही नहीं है। हम सबकी जिंदगी में एगो बहुत खास इंसान आता है जो हमारा हमसफर बनता है, जिसके लिए दिल में कुछ ऐसा महसूस होता है जो और किसी के लिए कभी नहीं हो सकता। लबों पर हर वक्त उसी का नाम, चाहे खुशी हो या गम, दिमाग में, दिल में बस वही एक शख्स होता है। जब सामने होती है ना, तो दिल का स्पीड 4x हो जाता है, और गलती से भी छू जाए तो ऐसा झटका लगता है जैसे 440 वोल्ट की करंट। और जब तुम उसके लिए पूरी दुनिया से भिड़ने को तैयार हो जाओ, तो समझ लो कि वही असली वाला प्यार है। बाकी सब तो टाइम पास है, कसमझे। ये कहते हुए उसने धीरे से सार्थक के कंधे पर हाथ रख दिया। सार्थक ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, कुछ ना ही समझे, और तुम्हारी ये सब फिल्मी बातें न सीधा दिमाग के ऊपर से निकल गई। हम आज से किसी लड़की की तरफ देखबो नहीं, आज से हम एकदम सख्त लौंडो बनब। संविधान मुस्कुराया और बोला, बेटा जिस दिन सही वाली लड़की आएगी ना, उस दिन ई सख्त लौंडो भी पिघल जाएगा। ये कहकर वो सीधा अपने कमरे की ओर निकल गया। आखिर उसने जो कुछ भी प्यार पर बोला, वो किसी के बारे में सोचकर नहीं, बल्कि अपनी बीवी के लिए महसूस करके कहा था। अब उसे अपनी बीवी चाहिए थी, उसकी बाहों में। उधर पीछे से सार्थक मुंह बिचकाते हुए बोला, अरे कोई आए कोई जाए, ई पत्थर अब नहीं पिघलने वाला है। दिल का दरवाजा बंद हो गया है भैया। इतना कहकर वो फिर से जाकर उसी सोफे पर धप से बैठ गया। पर असली सवाल ये था, अब देखना था कि ये सख्त लौंडो कब तक सख्त रहने वाला था। आगे क्या होगा? तो क्या वाकई वो सख्त लौंडो बना रहेगा, या फिर नियति उसे ऐसे मोड़ पर ले आएगी जहां उसका पत्थर जैसा दिल पिघल जाएगा? और उधर जो हमला हुआ था, शाम का वक्त, बाथरूम का दरवाजा खुला और ध्रुवी बाहर निकली। उसने इस वक्त सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट पहन रखा था। वो बेड के पास पहुंची, जहां पेस्टल ग्रीन नेट की साड़ी रखी थी। आज की पार्टी में उसे यही पहनना था। चाची ने ही दी थी, क्योंकि फिलहाल ध्रुवी के पास अपने कपड़े नहीं थे। उसने साड़ी का एक सिरा पेटीकोट में टक किया और साड़ी पहनने लगी। वो अभी साड़ी की प्लीट्स में उलझी ही थी, तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथों का एहसास हुआ। उसका चेहरा एक पल के लिए डर से सहर गया, पर अगले ही पल जैसे ही कोलोन की जानी पहचानी खुशबू उसके होश में समाई, वो डर एक मीठी मुस्कान में बदल गया। उसने अपने हाथों से उन बाहों को पकड़ा और धीमे स्वर में कहा, विधान इधर। संविधान, जो बालकनी में खड़ा फोन पर किसी आदमी से बात कर रहा था, अभी अभी कॉल खत्म कर कमरे में लौटा था। जैसे ही उसकी नजर ध्रुवी पर पड़ी, जो सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में साड़ी पहन रही थी, उसकी नजर सीधी ध्रुवी की पतली कमर पर जाकर टिक गई, जहां आज उसका दिया हुआ कमरबंद नहीं था। वो जैसे ही खुद पर से नियंत्रण खो बैठा, अगले ही पल उसके हाथ ध्रुवी की कमर से लिपट गए और वो उसके जिस्म से आती माइल्ड जैस्मिन फ्रेग्रेंस को महसूस करने लगा। जैसे ही ध्रुवी ने उसका नाम लिया, संविधान की बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो गई। उसने ध्रुवी की गर्दन पर एक किस रखते हुए बस इतना कहा, हम। ध्रुवी संविधान के हर स्पर्श से पिघल रही थी। संविधान एक बार फिर उसके पेशेंस की परीक्षा ले रहा था। वो इतने पास होते हुए उसकी सबसे संवेदनशील जगहों को चूम रहा था। ध्रुवी ने गहरी सांस लेकर खुद को संभालते हुए कहा, विधान हमको साड़ी पहनने दीजिए ना। संविधान मुस्कुराया और बोला, तो हम दे देते हैं ना मदद। ये कहकर उसने ध्रुवी को अपनी तरफ घुमा लिया। ध्रुवी हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसे समझते हुए बोली,
विधान, हमको साड़ी पहननी आती है, अब आप जाइए और तैयार हो जाइए, आपके कपड़े हमने निकाल दिए हैं। लेकिन संविधान कहाँ मानने वाला था। उसने मुस्कराकर कहा, पर आज हमरा तुम्हारी बात मानने का कोनो इरादा नहीं है। इस साड़ी तो आज हम ही पहनाएंगे तुमको। और ये कहकर वो घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। उसने साड़ी का एक सिरा ध्रुवी की पेटीकोट में टक किया और जैसे ही उसका हाथ पेट से गुजरा, ध्रुवी की सांसें रुक गईं। उसने संविधान के कंधों पर हाथ रख लिए, जबकि संविधान के हाथ उसकी कमर पर सरक रहे थे। वैसे आपको साड़ी बांधनी कब से आती है, विधान? ध्रुवी ने धीमे स्वर में पूछा। संविधान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बचपन में कई बार माँ को देखा था बांधते हुए, बस वहीं से सीख लिया। और तब सबसे कहते फिरते थे, जब हमारी बीवी आएगी ना, तब हम ऊ को खुदे साड़ी पहनाएंगे। लेकिन ये कहते कहते उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, क्योंकि आंखों के सामने फिर से उसका बीता बचपन तैर गया। और वो जख्म भी जो उसके परिवार ने दिए थे। अब ध्रुवी को अपने सवाल पर अफसोस हो रहा था। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्यों वो बात पूछी, और अब उसे संविधान के लिए बुरा लग रहा था। संविधान ने साड़ी को ध्यान से टक किया, प्लीट्स बनाई और खड़ा हो गया। उसने पल्लू उसके कंधे पर सजाया और उसे आईने के सामने ले जाकर कहा, अब देखो, लग रही हो ना बिल्कुल हमरी परफेक्ट। ये शब्द साड़ी के लिए नहीं, बल्कि उन दोनों के लिए थे जो आईने में साथ खड़े थे। एक परफेक्ट तस्वीर, एक परफेक्ट मोमेंट। आईना साड़ी दिखा रहा था, पर ध्रुवी की आंखें सिर्फ संविधान को देख रही थी। कोई कैसे इस शख्स से प्यार ना करे, कोई कैसे इस शख्स पर दिल ना हार बैठे, कोई कैसे इससे मोहब्बत ना करे। He said he's not perfect, but love never needs you to be perfect. Love only needs love, and when it's real, perfection loses all meaning. ध्रुवी जब कुछ न बोली तो संविधान ने उसकी साड़ी की ओर देखते हुए हल्की चिंता से कहा, क्या हुआ, तुमको पसंद नहीं आया का? ध्रुवी जैसे अपने ख्यालों से बाहर निकली संविधान की ओर मुड़ी और मुस्कुरा कर बोली, नहीं, ये बहुत अच्छा है, और इसे पहनाने वाला शख्स इससे भी ज्यादा अच्छा। ये सुनते ही संविधान के कान लाल हो गए। हाले दिल क्या बताए तुम्हें, पर ये तभी समझ में आता है जब तुम्हारी पसंदीदा औरत तुम्हारी तारीफ कर दे। ध्रुवी ने अपनी चांद वाली बालियां पहनी, चूड़ियां सजी और फिर संविधान की ओर पलटकर उसके सामने सिंदूर का डब्बा रख दिया। संविधान ने मुस्कुराकर सिंदूर की एक चुटकी उठाई और ध्रुवी की मांग में भरते हुए उसके माथे को चूमा। ध्रुवी के चेहरे की चमक अब दोगुनी हो चुकी थी। वो लजाते हुए बोली, अब बताइए कैसे लग रहे हैं हम? संविधान मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल हमारी लग रही हो, ध्रुवी संविधान चौहान। उसके लिए ध्रुवी सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास थी, एक अपनापन जो किसी से तुलना के काबिल ही नहीं था। ध्रुवी के गाल शर्म से और गुलाबी हो गए। वो धीमे से बोली, आप भी जल्दी से रेडी हो जाइए, हमने आपके कपड़े निकाल दिए हैं। उसने बेड की तरफ इशारा किया, जहां साड़ी से मैच करता पेस्टल ग्रीन कुर्ता सेट रखा था। संविधान ने बेड की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे वो दिन याद आ गया जब पहली बार गंगा घाट पर ध्रुवी को देखा था। तब भी इत्तेफाक से दोनों ने यही रंग पहना था। ध्रुवी ने उसकी मुस्कान को देख लिया और पूछा, क्या पसंद नहीं आया, दूसरा निकाल दें? संविधान ने तुरंत सिर हिलाकर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं जो संविधान चौहान की बीवी ने किया हो और हमको पसंद ना आया हो। ध्रुवी उसकी कमर से हाथ हटाते हुए मुस्कुराकर बोली, तो फिर जाइए, जल्दी तैयार होइए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, विधान। संविधान का मन अभी उससे अलग होने का नहीं था, पर उसे डर था कि अगर अब नहीं गया तो चाची और सार्थक दोनों कमरे में घुस सकते हैं, और फिर जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं करना चाहता था। She is making him crazy. He never lived for himself, but after her, he just wants to live. For him, for her, and for them. हम, ठीक है, संविधान ने बुझे मन से कहा और ध्रुवी के गाल पर एक हल्का सा किस कर वॉशरूम की ओर चला गया। ध्रुवी ने अपनी हथेली तुरंत अपने गाल पर रख ली जहां संविधान ने अभी किस किया था। चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सिर हल्के से ना में हिलाया और फिर बेड से अपना फोन उठा लिया। थोड़ी देर बाद संविधान मिरर के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था। उसे देख ध्रुवी पास आई। उसके कुर्ते के बटन बंद करते हुए बोली, सिर्फ हमारा हक है आपको ऐसे देखने का, विधान। संविधान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसने ध्रुवी की कमर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और बोला, तुम्हारे अलावा कोनो की हिम्मत नहीं संविधान चौहान के इतने पास आने की। ध्रुवी उसकी आंखों में देखने लगी, फिर उसकी निगाहें उसके होठों पर अटक गईं। संविधान उसकी झपकती पलकों को निहारता रहा। ध्रुवी ने अपने होंठ दबा लिए और हाथ उसकी गर्दन पर रख दिए। संविधान ने एकटक उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, बीवी, क्या हम तुमको किस कर सकते हैं? ध्रुवी का पूरा शरीर गुजबब से भर गया। उसने धीरे से सिर हाँ में हिलाया। अगले ही पल संविधान ने अपने होंठ ध्रुवी के होठों पर रख दिए। सॉफ्टली, धीमे धीमे वो उसे जैसे लॉलीपॉप की तरह स्मूच कर रहा था। कभी चूमता, कभी हल्के से काटता। एक हाथ उसकी कमर पर था, दूसरा उसके बालों में उलझा हुआ। तभी दरवाजा अचानक खुला। भैया जी, हम कह रहे थे कि सार्थक कमरे में घुसा, पर अगले ही पल
उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। संविधान और ध्रुवी झटपट अलग हुए, चेहरे लाल, सांसें तेज और नजरें चुराती हुई। शाम का वक्त। माफ करना भैया जी, हमको नहीं पता था कि आप यहाँ कमरे में इश्क लड़ा रहे होंगे। ये बोलकर वो जल्दी से पीछे पलट गया। बेटा तुम निकलो ना यहाँ से और हाथ मत लगाना आज हमारे, वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। ये कहते हुए संविधान ने एक तकिया उठाकर सार्थक की तरफ दे मारा, पर वो तकिया उसे लगता उससे पहले ही सार्थक दरवाजा बंद करके वहां से भाग गया। आखिर उसे अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी जो थी, वो अभी मरना नहीं चाहता था और सिंगल तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता था। अभी तो उसे उसकी सजनिया भी नहीं मिली थी। इधर कमरे में ध्रुवी का हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। आखिर हंसी आती भी क्यों न उसे। उनका कोई भी एम्बेरेसिंग मोमेंट चाची और सार्थक के बिना पूरा नहीं हुआ था और ये सोच सोचकर वो लगातार हंसे जा रही थी। यहाँ वो साला हमरी किस बर्बाद करके चला गया और तुमको हंसी आ रही है बीवी। ये कहते हुए संविधान ने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। ध्रुवी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया और संविधान के पास आते हुए बोली, तो आपको किस चाहिए? नहीं, हमको क्यों चाहिए होगा, तुम हंस लो पहले, हम क्यों करेंगे किस। ये बोलकर वो दूसरी तरफ देखने लगा। वहीं उसकी ऐसी बातें सुनकर ध्रुवी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया। And when she said he was cute, it meant he was not only cute but he was the cutest person she ever saw. He was, he is, and he will be her cuteness की दुकान। आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, पर अब हमको तो करनी है किस। उसने किस शब्द पर जोर देते हुए कहा और अगले ही पल अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े होते हुए उसने अपने होंठ संविधान के होठों पर रख दिए। कोई चाहे कितना भी सख्त दिल क्यों न हो, वो यहाँ पिघल ही जाता है, और जब सामने पसंदीदा औरत हो तो कौन कमबख्त मना करे। संविधान ने अपने हाथ ध्रुवी की कमर के चारों तरफ लपेट लिए और उसे बिल्कुल अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को जुनून के साथ चूमने लगा। वहीं ध्रुवी के हाथ जो संविधान के कंधों पर थे वो अब उसके बालों में चले गए। उन दोनों के होंठ एक दूसरे के साथ सिंक हो रहे थे। दोनों फ्रेंच किस कर रहे थे। उम्मम आह। संविधान ने हल्के से अपनी उंगली ध्रुवी की कमर पर प्रेस की और उसे और करीब कर लिया, इतना करीब कि अब उन दोनों के बीच हवा जाने की भी जगह नहीं थी। उसके ऐसा करते ही ध्रुवी के होंठ हल्के से खुल गए। ये फील करते ही संविधान ने अपनी जीभ को ध्रुवी के मुंह के अंदर डाल दिया और उसके हर एक कोने को एक्सप्लोर करने लगा। दोनों की आंखें बंद थी और दोनों ही एक दूसरे के होठों के साथ खेल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे। उनके टंग आपस में उलझे हुए थे। कुछ पल बाद जब ध्रुवी की सांसें उखड़ने लगी तो संविधान ने धीमे से अपने होठों को ध्रुवी के होठों से अलग कर दिया और अपने सिर को उसके माथे से जोड़ दिया। The only addiction he believes in is her lips। संविधान ने ध्रुवी के बालों से अपने उलझे हाथों को निकाला और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, हम नीचे जा रहे हैं, तुम भी जल्दी से तैयार होकर आओ। शायद हमने तुम्हारी लिपस्टिक खा ली है। ये कहते हुए संविधान ने अपने बालों में हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए नीचे चला गया। वहीं ये सुनते ही ध्रुवी ने जल्दी से खुद को आईने में देखा, जहां थोड़ी देर पहले लगाई हुई उसकी लिपस्टिक अब पूरी तरह से उड़ चुकी थी और उसके कुछ निशान होठों के आसपास भी दिख रहे थे। ये देखते ही ध्रुवी ने जल्दी से दोबारा मेकअप फिक्स किया और खुद को आखिरी बार आईने में देखने के बाद नीचे चली गई। इधर पार्टी में एक आदमी जिसने लगभग 20 मिनट से सार्थक का दिमाग खराब कर रखा था, वो एक बार फिर से बोला, भैया इंतजाम तो बहुत ही तगड़ा किए रहे हो, बस कमी रह गई, अगर कुछ पीने का मिल जाता तो मजा आ जाता। बेटा ऐसा है कि तुम ना निकलो यहाँ से, वरना हमारा दिमाग घूम न जाए तो फिर पूरे कानपुर में नजर नहीं आओगे। ये सुनकर वो आदमी डरकर अपने हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ करना भैया, गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे। अब आए ना सही लाइन पर। ये बोलकर सार्थक वहां से जाने लगा। तभी वो आदमी उसे दोबारा रोकते हुए बोला, पर तुमको एक बात कहें। ये सुनते ही सार्थक ने इरिटेशन के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, पर वो इस आदमी के साथ अभी कुछ नहीं कर सकता था। पहले तो ये उसका विधायक चाचा का कोई खास आदमी था और दूसरा, वो पार्टी में कोई तमाशा नहीं करना चाहता था। वो उस आदमी की तरफ पलटकर नकली हंसी हंसते हुए बोला, हाँ बाको, अब यही तो बचा है हमारी जिंदगी में। ये सुन वो आदमी अपना सिर खुजलाने लगा, क्योंकि उसके पल्ले सार्थक की कोई बात पड़ी ही नहीं थी। पर उसे इससे क्या, उसे तो अपनी बात कहनी थी। वो सार्थक से बोला, तुम न गुंडागर्दी न किया करो, अच्छे लड़के बनकर रहोगे तो अच्छी लड़की भी मिल जाएगी। तुम्हारी भी उम्र निकली जा रही थी, अगर समय पर शादी कर लिए होते तो आज हम यहाँ तुम्हारी शादी के जश्न में खा रहे होते। सार्थक उस आदमी के पास आया और बोला, देखो बाबू, ऐसा है कि खाना खाने आए हो तो खाना खाओ, कुछ और खाने वाली हरकत न करो वरना पेले जाओगे। ये सुन उस आदमी ने डरते हुए हाँ में सिर हिला दिया और जल्दी से वहां से भाग गया। वो अब और सार्थक को छेड़ने की गलती नहीं कर सकता था। सार्थक संविधान और बाकी लोगों की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाने लगा, साला, जितने ताने हमारी शादी को लेकर मिलते हैं उतना तो साला सास अपने बहू को नहीं देती। वो अभी ये सब बड़बड़ाते हुए जा ही रहा था कि एकदम से किसी से टकरा गया।
सार्थक ने जल्दी से उसे कमर से पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। उस लड़की के कली हेयर सार्थक के पूरे चेहरे पर बिखर गए। माइल्ड रोज फ्रेग्रेंस ने सार्थक को एकदम से हिट किया। सार्थक ने अपने चेहरे से उस लड़की की जुल्फों को धीरे से साइड किया और अपनी आंखें खोलकर जैसे ही सामने देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। समृद्धि उसकी बाहों में थी। गिरने के डर की वजह से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं। गोल्डन कलर की ग्लिटर साड़ी और अपने कली हेयर के साथ वो पूरे कानपुर में भौकाल मचा रही थी। तभी समृद्धि ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़े सार्थक को देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं। वो सार्थक से दूर होते हुए बोली, लंगूर, तुम पहले ही मुझे समझ जाना चाहिए था। तुम्हारे आसपास रहूंगी ना तो पक्का ही गिरोगी। ये बोलकर समृद्धि पलटी और फिर वहां से चली गई, मगर इस बार जो गई, हमारे सार्थक बाबू का दिल अपने साथ ले गई। गिर ही तो गए हैं हम, वो भी तुम्हारे लिए। ये कहते हुए सार्थक ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसका दिल इस वक्त किसी ट्रेन की तरह तेजी से धड़क रहा था। वो खुद से बोला, भैया जी ने कहा था, जो 9 लड़की महादेव ने हमारे लिए बनाई होगी, वो के आते ही हमारे दिल में घंटी बजने लगेगी। और हमारे दिल की घंटी तो मैगी को देखते ही बज गई है। सार्थक शास्त्री, तुम्हारे दिल की घंटी बजी भी तो किसके लिए? तुम्हारी मैगी के लिए। हाय वाय वाय, मैगी और लंगूर कितने अच्छे लगेंगे साथ में। हाँ कहते हुए वो खुद ही शर्मा गया और भागते हुए उस तरफ गया जहां अभी अभी समृद्धि गई थी। शाम का वक्त, सभी ने जोरदार तालियां बजाईं। जैसे ही चाचा ने चाची को अपने होठों से केक खिलाया, ये देख चाची शर्मा गई और चाचा के सीने से लग गई। चाचा ने भी उन्हें सीने से लगा लिया और उनके बालों पर किस करते हुए बोले, यह है मेरी भाग्यवान, शर्माते हुए आज भी बिल्कुल मधुबाला लगती हो। तुम्हें देखकर तो जवानी के दिन ताजा हो गए। ये सुनते ही चाची ने मुंह बनाया और चाचा के सीने पर हल्के से मारते हुए बोली, हूं बुढ़े होंगे आप, हम तो अभी भी पूरे जवान हैं। चाचा चाची की ये प्यार भरी नोकझोंक देख सबकी हंसी छूट गई। प्यार की यही तो सबसे खास बात होती है, उम्र के साथ और भी गहरा होता जाता है। वो प्यार ही क्या जो वक्त के साथ न बढ़े, जो एक दूजे की सांसों में न घुल जाए, जिसका ख्याल आते ही चेहरे पर मुस्कान न आ जाए और जिसके बिना भी हर पल उसी के बारे में सोचा जाए। बस यही तो सच्चा प्यार कहलाता है। उधर डीजे वाले ने अब तक कोई गाना नहीं बजाया था, तो सार्थक कुर्सी पर चढ़कर चिल्लाया, अबे गाना बजाएगा कि हम आकर तुझे बजाएं? सार्थक के इतना कहते ही डीजे वाले ने फटाफट गाना चला दिया। जैसे ही गाना बजा, सार्थक के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। फिर क्या था, उसने समृद्धि को भी पकड़कर स्टेज पर खींच लिया। समृद्धि ने पहले तो उसे घूर कर देखा, पर सार्थक के आगे उसकी एक न चली और वो भी उसके साथ मटकने लगी। चाचा भी चाची का हाथ पकड़कर स्टेज पर आ गए और मस्ती में कमर मटकाने लगे। चाची ने पहले तो शर्माए, लेकिन जैसा कि कहते हैं, जो शर्माए उसके फूटे कर्म। तो चाची भी चाचा के साथ ठुमके लगाने लगी। फिर क्या था, सार्थक ने सबको स्टेज पर खींच लिया और पूरा माहौल डांस में डूब गया। समृद्धि ने डांस करते हुए इधर उधर देखा तो पाया कि ध्रुवी नहीं है। वो सीधा उसके पास गई और खींचते हुए उसे स्टेज पर ले आए। ध्रुवी ने पहले मना किया, लेकिन फिर सार्थक और चाची दोनों के कहने पर मान गई। डांस में ध्रुवी शामिल तो हो गई, लेकिन इधर संविधान की नजर उस पर पड़ी और वहीं अटक गई। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और आंखें बड़ी बड़ी करके बस ध्रुवी को निहारने लगा। ध्रुवी अपनी ही मस्ती में थी, संविधान की नजरों से बेखबर। आज की शाम की सबसे खास बात अगर कुछ थी, तो वो ये संविधान का अपनी बीवी को डांस करते हुए देखना। डांस करते हुए सार्थक की नजर संविधान पर गई, जो बस मुस्कुरा रहा था। वो पास आकर बोला, देखकर ही पेट भरोगे या भाभी संग 2-4 ठुमके भी लगाओगे? अबे तुम ना, संविधान कुछ कहता, उससे पहले ही सार्थक ने उसे खींचकर सीधा ध्रुवी के पास खड़ा कर दिया और खुद ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। संविधान को 2 डर थे, एक सार्थक से पिटने का और दूसरा ये कि जिस लड़की ने अभी अभी उसके दिल में घंटी बजाई थी, वो आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कंपटीशन बढ़ गया था। तो वो संविधान को वहीं छोड़ अपनी मैगी के पास चला गया। उधर ध्रुवी की नजर जैसे ही संविधान पर पड़ी, जो उससे बिल्कुल पास खड़ा था, वो शर्म से लाल हो गई और सीधा उसके सीने से लग गई। संविधान ने धीरे से अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे पूरी तरह अपनी बाहों में समेटकर उसके माथे को प्यार से चूम लिया। दूर खड़ी चाची ने ये सब देखा तो बलाए लेते हुए बोली, किसी की नजर न लगे, दोनों को साथ में कितने प्यारे लगते हैं। चाची ने ये बात तो उनके भले के लिए ही कही थी, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी कही बात इतनी जल्दी सच होने वाली है। पार्टी को 2-3 घंटे बीत चुके थे। सभी मेहमान खाना खाकर जा चुके थे और माहौल अब धीरे धीरे शांत होने लगा था। काफी रात हो चुकी थी, इसलिए संविधान और ध्रुवी आज रात यहीं रुकने वाले थे। संविधान फोन पर बात करते हुए कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आवाज सख्त थी, दूर से नजर रखनी है, सिर्फ उसी पर। इतना कहते हुए उसने घड़ी उतारकर टेबल पर रख दी। हम पहुंचते हैं आधे घंटे में, तब तक उसे वहीं रोके रखो। ये बोलते ही उसने कॉल कट कर दिया। फोन को साइड टेबल पर रखते हुए वो अपने कुर्ते के बटन खोलता हुआ क्लोजेट रूम की ओर बढ़ा। जैसे ही वो अंदर गया, उसके कदम ठिठक गए।
वो जैसे अपनी जगह जम सा गया। और जमे भी क्यों ना, उसके सामने जो नजारा था वो किसी ख्वाब से कम नहीं था। ध्रुवी हल्की पेस्टल ग्रीन स्कर्ट और वन स्ट्रैप ब्लाउज में शीशे के सामने खड़ी थी। उसकी पतली कमर पर बंधा क्रिस्टल कमरबंद उसे और भी मोहक बना रहा था। लंबे बाल आगे की ओर थे, जिससे उसकी बैक साफ दिख रही थी। उसे एहसास हुआ कि संविधान उसके पीछे खड़ा है, तो उसने शीशे में नजरें डाली और बालों को और आगे करते हुए धीरे से कहा, विधान, ये हुक्स खुल नहीं रहे हैं, प्लीज जरा मदद कर दीजिए ना। उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, पिछले 10 मिनट से वो खुद ही कोशिश कर रही थी। संविधान हल्के से मुस्कुराया, धीरे से सिर हिलाते हुए उसके पास गया और अब वो ध्रुवी की ठीक पीठ के पीछे खड़ा था। खोलिए ना विधान, ध्रुवी ने फिर कहा, क्योंकि संविधान अब तक कुछ कर ही नहीं रहा था। संविधान ने एक बार उसकी बैक की ओर देखा, फिर धीरे से अपने हाथ उसके कंधों पर रखे और फिर अपने होठों की मदद से हुक्स खोलने लगा। जैसे ही ध्रुवी ने संविधान के होठों का स्पर्श अपनी पीठ पर महसूस किया, उसकी रूह तक सिहर उठी। उसने सिसकते हुए कहा, विधान, ये आप, आउच। वो अभी बोल ही रही थी कि संविधान ने हल्के से उसकी पीठ पर बाइट कर लिया। ध्रुवी की सांस थम गई, उसकी शरारती सिसकी निकल पड़ी और वो झटके से पलटी। संविधान की आंखों में वही पुरानी शरारत थी और चेहरे पर नोटी सी स्माइल। आउच विधान, अब तो आपको छोड़ेंगे नहीं हम। ये कहते हुए उसने पास रखा तकिया उठाया और संविधान पर फेंकना शुरू कर दिया। पर संविधान ने अगले ही पल वो तकिया पकड़ लिया और साइड में फेंकते हुए झटके से ध्रुवी को अपनी बाहों में भर लिया। हम तो खुद भी नहीं चाहते बीवी कि तुम हमें कभी छोड़ो, वो गहरी आवाज में फुसफुसाया। ध्रुवी का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं क्योंकि संविधान का हाथ फिर से उसकी बैक पर फिसलता हुआ महसूस हुआ। विधान, दूसरी तरफ हाईवे के पास बने एक ढाबे पर एक ट्रक आकर रुकी। ये वही ट्रक थी जिससे सुबह संविधान और ध्रुवी का एक्सीडेंट होते होते बचा था। ट्रक का दरवाजा खुला और एक आदमी नीचे कूदा। उसने काले रंग का पठानी सूट पहन रखा था। वो सीधा एक खाट के पास गया और ढाबे पर काम कर रहे लड़के की ओर इशारा करके बोला, ओ ये छोटू, सामने महफिल जमी है, वो भी इतनी रूखी सूखी, जाकर एक कड़क माल ले आ हमरे लिए। ये कहते हुए उसने महफिल की तरफ देखा जहां स्टेज सजा हुआ था। स्टेज के बीचों बीच एक लड़की थी, लाल रंग की चोली और साइड कट स्कर्ट में। उसका गोरा बदन लाल रंग में चमक रहा था। लाइट्स धीरे धीरे फिर से जलने लगी और लड़की अपनी दोनों हथेलियां पीछे ले जाकर चोली के हुक्स की ओर बढ़ाती है। ये दृश्य देख वहां खड़े मर्दों की आंखों में लालच साफ दिख रहा था। लड़की अपनी जुल्फें संवारते हुए धीरे धीरे चलती हुई आगे बढ़ी। जहां सबकी नजरें उस पर टिकी थीं, वहीं एक शख्स संविधान दूर से लाल आंखों से उस ट्रक ड्राइवर को घूर रहा था। लड़की ड्राइवर के सामने आई और अपने दुपट्टे को कमर में टक करते हुए इतली। वो टेबल पर चढ़ गई और डांस करने लगी और वहां खड़े मर्द भी साथ झूमने लगे। सबसे आगे वो ट्रक ड्राइवर था जो अब पूरी तरह नशे में धुत हो चुका था। वो बेसुध होकर डांस कर ही रहा था कि तभी किसी ने पीछे से उसकी गर्दन कसकर पकड़ी और अगले ही पल वो हवा में उछलता हुआ सीधा दूसरी तरफ जा गिरा। भीड़ ने जब देखा कि सामने संविधान बाबू खड़े हैं, सबके होश उड़ गए। ढाबे का मालिक दौड़कर आया और बोला, सिस्टम बंद करो जल्दी। डांसर लड़की भी फौरन वहां से भाग गई। भाई जलवा था पूरे कानपुर में हमारे संविधान बाबू का, ऐसे ही थोड़ी डरते थे लोग उनसे। संविधान ड्राइवर के पास गया, कॉलर से खींचा और उठाते हुए बोला, अबे शांति रास्त नहीं आ रही थी का तुम लोगों को? वो जब शांत बैठे थे तब आकर उंगली करने की का जरूरत थी बे? हमारी शांति रास्त नहीं आ रही थी क्या तुमको? इतना कहकर उसने एक जोरदार घूंसा ड्राइवर के मुंह पर दे मारा। इतने दिनों बाद संविधान को फिर से अपने पुराने फॉर्म में देखकर वहां खड़े लोगों की हालत खराब हो गई। बेटा, अब इतनी हिम्मत हो गई कि कुछ पैसों के लिए हमको ही उड़ाने चले थे, और वो भी तब जब हमारी बीवी हमारे साथ थी। ये कहते हुए उसके सामने ध्रुवी का डरा हुआ चेहरा आ गया और उसका गुस्सा फूट पड़ा। संविधान के हाथ अब नहीं रुके। ड्राइवर के चेहरे पर घूंसे बरसने लगे। मार खाते खाते ड्राइवर का नशा उतर गया। वो कांपते हुए बोला, माफ कर दीजिए भैया जी, गलती हो गई हमसे, पैसों के लालच में आ गए थे, माफ कर दीजिए। संविधान ने उसे धक्का देकर छोड़ा, वो वहीं गिर पड़ा। तभी सार्थक आया, उसे पीछे से पकड़ लिया और बोला, बेटा देखो, मार तो खा ही चुके हो, अगर बाकी प्रोग्राम शांति से निपटाना है तो बता, किसने कहा था ये सब करने को? ड्राइवर का चेहरा पीला पड़ गया। संविधान की नजरें देख वो घबरा गया और बोला, बलदेव भैया, वही करने को कह रहे थे। बलदेव ठाकुर, सार्थक ने धीरे से कहा। फिर संविधान की ओर मुड़ते हुए बोला, भैया जी, ई को तो आप जेल भिजवाए रहे, ई साला बाहर कब आ गया? ई साला बाहर आ जाएगा, ई का अंदाजा था हमको, पर इतनी जल्दी आ जाएगा ई ना सोचे थे। ये कहते हुए संविधान ने सामने पड़े बेहोश ट्रक ड्राइवर की तरफ देखा, जो मार खा खाकर अब अचेत पड़ा था। सार्थक थोड़ा सोचते हुए बोला, भैया जी, ई तो आप चंदन के पेड़ की तस्करी खातिर जेल भेजवा रहे थे ना?
हूँ, लीजिए, साल अब जेल से छूटकर बदला ले रहा है। ससुरा अपनी औकात भूल गया है। भूल गया कि कैसे 2 साल पहले कुत्ता बना के पीट पीट के कानपुर से धक्के मारकर निकाले थे। ये कहते हुए संविधान अपनी थार की बोनट पर चढ़कर बैठ गया। सार्थक भी उसके पास जाकर बैठा और बोला, सुने हैं, अब का कनेक्शन ऊपर तक पहुंचा है, कुछ बड़े गैंगस्टर का सपोर्ट भी है ओकरा। हाँ, तय है कारण साल इतनी जल्दी बाहर आ गया है, पता लगाओ कौन से बिल में छुप कर बैठा है ससुरा। एक बार इज्जत उछाल के बाहर किए थे, जी ना भरल हुई ओकरा, अब फिर से बेइज्जती खातिर लौटा है। संविधान के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे एक चालाक मुस्कान के साथ। तभी सार्थक का फोन बजा। उसने जैसे ही स्क्रीन देखी, उसके हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। मर गए महादेव, ये कहते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। संविधान ने ठहाका लगाते हुए कहा, अबे अब का हुआ जो ई रात के महादेव के दर्शन कर रहे हो, कम से कम रात में तब बख्श दो उनका, थकिए जाते होंगे तुमरी बकवास सुनते सुनते। ये कहकर संविधान थार की बोनट से नीचे कूदा। अरे भैया का नहीं हुआ, ई पूछो। सार्थक भी जल्दी से नीचे कूदा। संविधान ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलते हुए बोला, तो बताओ का नहीं हुआ? मजा ले रहे हो आप? मैगी नाम की तलवार हमरे ऊपर लटकी है और आपको मटरगश्ती सूझ रही है। कहते हुए सार्थक पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। अबे अब मुंह खोलोगे या हमरे लिए पंडित बुला के मुहूर्त निकलवाए? ये कहकर संविधान ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों वहां से निकल गए। मैगी के लेके कल हमको ओके यूनिवर्सिटी जाना है। का नाम है, हाँ, IIT। वहां से बीटेक कर रही है, सेमेस्टर बीच में है, तब कॉलेज वाला कह रहा है कि नहीं दे सकते को। संविधान बोला, तो क्या दिक्कत है, जाओ और अपने तरीका से समझा दो। जाएंगे ता हम, पर दिक्कत यह है कि हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी करावे को देले रही और हम भूल गए। अब कल तक फोटोकॉपी ना दिए तो हमार जान खा जाएगी। ये कहते हुए सार्थक ने मासूम चेहरा बना लिया। संविधान ने सिर हिलाते हुए कहा, बेवकूफ कहीं का। कुछ देर बाद दोनों हवेली पहुंचे। संविधान ने थार पार्क की और हवेली के अंदर चला गया। वहीं सार्थक ने अपनी जीन्स की जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और गार्डन में लगे पेड़ की ब्रांच पर बैठ गया। संविधान ने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला ताकि ध्रुवी की नींद न टूटे। वो अंदर गया और दरवाजा बंद ही किया था कि पलटते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सामने ध्रुवी हाथ बांधे खड़ी थी और उसे घूर रही थी। बीवी तुम उठ गई। संविधान ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की, पर ध्रुवी के सीरियस चेहरे को देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। वो मन ही मन बड़बड़ाया, संविधान बेटा, आज तक तोहार पक्का काम तमाम। अभी वो खुद से ही बातें कर ही रहा था कि ध्रुवी की आवाज आया, आप इतनी रात को कहाँ गए थे विधान? वो धीरे से पास आई और उसे सूंघने लगी। संविधान एक पल को चौंका, पर फिर ध्रुवी अलग हुई और आंखें छोटी करते हुए बोली, विधान आपने ड्रिंक की है? ये सुनने के बाद अब चौंकने की बारी संविधान की थी। वो जल्दी से बोला, नहीं बीवी, हम ड्रिंक नहीं करते। ध्रुवी ने शक से आंखें छोटी करते हुए कहा, तो फिर आपकी शर्ट से शराब की स्मेल क्यों आ रही है? एक मिनट, कहीं आप हमको सुलाकर सार्थक भैया के साथ पार्टी करने तो नहीं चले गए थे? सुने हैं ऐसे पार्टी में सब ड्रिंक करते हैं और लड़कियों को भी बुलाते हैं। इतना कहकर उसने रोनो सा मुंह बना लिया। आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। संविधान को अब समझ आया कि बात क्या है। जिस ढाबे पर वो गया था वो शराबियों का अड्डा था। वहीं पर एक आदमी से उसकी टक्कर हो गई थी जो पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ था। बस वहीं से ये स्मेल उसकी शर्ट में आ गई थी। उसने ध्रुवी की ओर देखा जो आंखों में आंसू लिए उसे घूर रही थी। वो जल्दी से उसके पास आया और बोला, तुम्हारी कसम बीवी, हमने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। ये सुनते ही ध्रुवी के एक्सप्रेशन थोड़ा सॉफ्ट हो गए। उसे मालूम था संविधान चाहे कुछ भी कर ले, उसकी झूठी कसम कभी नहीं खा सकता। पर सवाल तो वाजिब था। वो कुछ कहती ही कि उसकी नजर अचानक संविधान के हाथ पर गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। विधान, ये आपके हाथ पर चोट कैसे लग गई? कहते हुए उसने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसके नौकल की ओर देखा जहां से हल्का खून रिस रहा था। संविधान ने भी उस ओर देखा। उसे ये चोट उस ड्राइवर को मारते वक्त लगी थी। बीवी, ये कुछ भी नहीं है, छोड़ो ना, तुम सो जाओ। संविधान बोल ही रहा था कि ध्रुवी ने उसे घूर कर देखा और संविधान चुप। आपके लिए कुछ नहीं होगा, पर हमरे लिए बहुत है। कहते हुए वो उसे खींचकर सोफे के पास ले आई और खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेने चली गई। कुछ देर बाद वो घुटनों के बल बैठकर संविधान का हाथ पकड़कर उसका जख्म साफ करने लगी। संविधान बोला, बीवी ई का कर रही हो, ऊपर हमारे पास बैठो ना। ध्रुवी ने फिर से घूरा और संविधान फिर से चुप। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू भी थे। धीरे से फूंक मारती हुई बोली, बहुत ज्यादा दुख रहा है क्या? उसकी आवाज कांप रही थी। प्यार में कोई जब अपने को तकलीफ में देखे तो शब्द खुद रो पड़ते हैं। संविधान का दिल भर आया। बीवी, ये सब हम खुद कर ले, लेकिन प्लीज रो मत। हम तोहरे आंख में आंसू नहीं देख सकते और हम आपके हाथों पर जख्म देख सकते हैं। उसकी हल्की सी आवाज में जवाब आया।
संविधान ने उसके सिर को अपने हाथ से पकड़ा और धीरे से अपने पास खींचते हुए उसकी आंखों पर अपने होंठ रख दिए। सब बर्दाश्त कर लेंगे हम, लेकिन ये आंसू नहीं। उसने ध्रुवी को खींचा जरूर था, लेकिन उसके प्यार में चोट की कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसे ही ध्रुवी ने संविधान के होंठ अपनी पलकों पर महसूस किए, वो खुद को उसकी बाहों में छोड़ बैठी। अपने हाथों से उसका कॉलर पकड़कर उससे लिपट गई। संविधान मुस्कुराया और उसने भी उसे अपने दिल से लगा लिया। कुछ पल यूं ही चुपचाप बीते। फिर ध्रुवी धीरे से उससे अलग हुई और दोबारा उसका हाथ पकड़कर बोली, आपको जरा भी ख्याल नहीं रहता है ना? वैसे ये चोट लगी कैसे? संविधान की आंखें एकदम गहरी हो गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। ध्रुवी ने पूछा, कहाँ खो गए? विधान, चोट में दर्द हो रहा है क्या? संविधान ने जानबूझकर बात घुमा दी, नहीं बीवी, दर्द नहीं हो रहा, बस तुम बाहों में मिल जाओ। फिर ये दर्द का चीज है? ध्रुवी मुस्कुरा दी। वो भी जान गई थी कि बात टाल दी गई है, पर उसे बस उसका साथ चाहिए था। उसने संविधान के हाथों की ड्रेसिंग पूरी की और हाथ पर हल्का सा किस करके बोली, पानी से दूर रखिएगा इसे। आपका हुक्म सर। आंखों पर बीवी। संविधान ने उसके दोनों गालों पर बारी बारी किस करते हुए जवाब दिया। ध्रुवी खड़ी हुई और बोली, हम आपके पहनने के लिए कुछ कंफर्टेबल निकाल देते हैं। वो जैसे ही मुड़ी, संविधान ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी शर्ट की ओर इशारा करते हुए बोला, ओ की जरूरत नहीं है, बस ई शर्ट निकाल दो, हमरी हाथ में चोट लगी है ना? ध्रुवी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे संविधान की शर्ट के बटन खोलने लगी। संविधान ने अपने हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेट लिए। जैसे ही ध्रुवी ने यह स्पर्श महसूस किया, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने शर्ट उतारकर साइड में रख दी। तभी संविधान ने एक झटके से उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ गया। बेड पर लिटाकर वो भी उसके पास लेट गया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। ध्रुवी ने संविधान का हाथ अपने हाथ में लिया, उस पर एक किस किया और धीरे से बोली, आई लव यू। संविधान की आंखें चमक उठी। उसने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आई लव यू टू बीवी। फिर उसने धीरे से कंबल ओढ़ाया और दोनों एक दूसरे को कडल करते हुए सो गए। अगली सुबह संविधान और ध्रुवी सुबह जल्दी ही अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गए थे, क्योंकि संविधान को फैक्ट्री में अर्जेंट काम आ गया था। ये लीजिए आपका टिफिन और आपकी वॉच, आप कमरे में भूल गए थे। कहते हुए ध्रुवी ने टिफिन संविधान के हाथ में पकड़ा दिया और खुद ही उसकी वॉच पहनाने लगी। ये देख संविधान हल्का मुस्कुराया और बोला, शाम को रेडी रहना, तुमको कहीं बाहर ले चलेंगे बीवी। ये कहकर उसने प्यार से ध्रुवी के माथे को चूमा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और अपना ध्यान रखना, संविधान ने जाते जाते कहा। ध्रुवी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी डोरबेल फिर से बज उठी। वो फिर से दरवाजा खोलने गई और देखा संविधान ही था। वो झट से आगे बढ़ा और उसके दोनों गालों पर किस करते हुए बोला, ई भूल गए थे हम, और फिर वापस चला गया। ध्रुवी मुस्कुराई और फिर से दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी एक बार फिर डोरबेल बज गई। वो समझ गई कि फिर से संविधान ही होगा। दरवाजा खोलते ही उसने बिना देखे कहा, विधान, अब क्या रह गया? पर उसका चेहरा उसी पर जम गया, क्योंकि सामने संविधान नहीं बल्कि शाश्वत चौहान खड़ा था। ध्रुवी उसे पहचान गई, क्योंकि संविधान पहले ही उसे सारे घरवालों की तस्वीरें दिखा चुका था। संविधान ने अपनी थार बिल्डिंग की पार्किंग में रोकी और गाड़ी से झटपट उतरकर अंदर की ओर दौड़ा। वो लिफ्ट के पास पहुंचा और 20वें फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट ऊपर थी। उसे नीचे आने में वक्त लगने वाला था और संविधान इतना वेट नहीं कर सकता था। उसने बिना एक सेकंड गनवाए लिफ्ट को स्किप किया और सीढ़ियों की तरफ भागा। एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ते हुए फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, और जैसे ही 10वें फ्लोर पर पहुंचा, उसने एक पल के लिए रुककर घुटनों पर हाथ टिकाया और हल्के से बुदबुदाया, महादेव, अभी नहीं। वो 2 सेकंड रुका और फिर बिना कुछ बोले फिर से चढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो 19वें फ्लोर तक पहुंच चुका था। चेहरा पसीने से लथपथ, सांसें तेज, लेकिन आंखों में बस एक ही फोकस, ध्रुवी। और आखिरकार करीब 2 मिनट में वो 20वें फ्लोर पर था। वो सीधे अपने अपार्टमेंट के दरवाजे तक गया और दरवाजा खोलते ही तेज आवाज में बोला, बीवी। अंदर ध्रुवी, जो सोफे पर बैठी थी, एकदम से खड़ी हो गई। संविधान की लाल, गुस्से से भरी आंखें जैसे ही ध्रुवी की आंखों से मिली, उसकी आंखों में सुकून उतर आया। संविधान बिना एक पल गनवाए उसके पास गया और उसे खींचकर सीने से लगा लिया। ध्रुवी ने उसके धड़कते दिल को महसूस किया। धीरे धीरे उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, विधान, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आप ऐसे घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? संविधान उससे थोड़ा अलग हुआ, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, तुमको कुछ हुआ तो नहीं है? तुम ठीक हो ना? कहते हुए उसने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। ध्रुवी ने उसके हाथ अपने हाथों में थाम लिए और बोली, हम ठीक है विधान, पर आपको क्या हुआ? संविधान जवाब देने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आए। उस आवाज के साथ ही संविधान की पकड़ और कस गई। उसने धीरे से गर्दन घुमाकर देखा और सामने था शाश्वत चौहान, सोफे पर पैर चढ़ाए बैठा, हल्की मुस्कान के साथ।
संविधान ने तुरंत ध्रुवी को अपने पीछे कर लिया और शाश्वत को अपनी लाल आंखों से घूरने लगा। शाश्वत मुस्कुराया और बोला, राक्षस नहीं है जो अकेले में तुम्हारी बीवी को देख के खा जाएंगे। फिक्र मत करो, तुम्हारे किए की सजा उसे नहीं देंगे। संविधान की आंखें नर्म नहीं पड़ी। वो एक कदम आगे बढ़ा और गुस्से में बोला, बड़े भैया, अगर हमारी बीवी को छू के दिखा दिए ना तो हाथ न तोड़े तो हमारा नाम संविधान चौहान नहीं। ये कहते वक्त उसकी आंखों में एक अटूट सच्चाई झलक रही थी। संविधान के इस जवाब से शाश्वत एक पल को चुप रह गया, क्योंकि चाहे कुछ भी हुआ हो आज तक संविधान ने कभी उसे इस तरह जवाब नहीं दिया था। पर शाश्वत ये भूल गया था कि अब उसके सामने संविधान चौहान नहीं बल्कि ध्रुवी का पति खड़ा था, एक ऐसा इंसान जो अपनी बीवी के लिए जान भी दे सकता था और जरूरत पड़ी तो किसी की जान भी ले सकता था। नहीं, वो मरना नहीं चाहता था, वो जीना चाहता था अपनी बीवी के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ। और अगर इसके लिए उसे थोड़ा सेल्फिश भी होना पड़े तो हाँ, वो था। अपनी बीवी के मामले में वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल्फिश इंसान था। शाश्वत सोफे से उठते हुए बोला, हाथ वाद बाद में तोड़ना, पहले घर चलो, पापा ने बुलाया है तुम्हें। संविधान गुस्से से बोला, घर? बस चौहान हवेली है हमारे लिए, पहले भी थी और अब भी बस हवेली ही रहेगी। उसने ध्रुवी की तरफ देखा, उसका हाथ पकड़ा और अपने पास खींचते हुए बोला, जहां हमारी बीवी वहीं हमारा घर। ध्रुवी संविधान की आंखों में देख रही थी और यह सुनकर उसकी आंखें भीगी सी हो गईं। शाश्वत आंखें छोटी करते हुए बोला, देखो, तुम्हारे पास मना करने का कोनो ऑप्शन नहीं है। संविधान ने ठंडे लेकिन ठोस लहजे में कहा, गलतफहमी है आपके दिमाग में, हम पहले भी मना किए हैं और अब भी कह रहे हैं हम नहीं आ रहे वो हवेली में, और दरवाजा वो है, चलते बनिए। कहते हुए उसने दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। शाश्वत ने एक गहरी सांस ली और कहा, डॉक्टर ने कहा है दादी के पास ज्यादा वक्त नहीं है और जब से उन्हें तुम्हारी शादी का पता चला है वो जिद पे बैठ गई हैं कि तुम्हें वापस लाना है। अगर तुम नहीं आओगे तो वो खाना पीना छोड़ देगी। ये सुनते ही संविधान एकदम ब्लैंक हो गया। उसकी आंखें कहीं दूर देखने लगी, जैसे सब सुन्न हो गया हो। शाश्वत दरवाजे की ओर जाते हुए आखिरी बार बोला, तुम्हारा जो भी फैसला हो हमें बता देना, क्योंकि आज तक बस एक दादी ही है जिसे लगता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर तुम नहीं आए तो वो सुकून से मर भी नहीं पाएगी, क्योंकि उसकी जान अब भी तुम में अटकी है। कहकर शाश्वत वहां से चला गया। ध्रुवी ने धीरे से संविधान के कंधे पर हाथ रखा और नर्म आवाज में कहा, विधान। इतना ही कहा था कि संविधान सोफे पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। अरे वाह लंगूर, तुमने तो कमाल कर दिया। समृद्धि खुशी से चिल्लाई और सार्थक को झट से गले लगा लिया। अचानक इस तरह से किसी लड़की का सामने से आकर हक करना, वो भी खुद की मैगी का। सार्थक की तो सांस ही अटक गई। ये पहली बार था जब किसी लड़की ने उसे हक किया था, और ऊपर से वही लड़की जिसके लिए उसके दिल में अभी अभी घंटी बजी थी। समृद्धि उससे अलग हुई और जैसे कुछ हुआ ही ना हो वो बिना सार्थक की हालत देखे आगे बढ़ गई। दोनों आईआईटी कानपुर के कैंपस में थे, जहां आज कुछ खास होने वाला था। जहां समृद्धि को एडमिशन लेना था वही सेशन बीच में होने के कारण प्रिंसिपल ने पहले मना कर दिया था। पर अब सब सेट था, आखिर जलवा था हमारे सार्थक बाबू का। उसी वक्त एक प्रोफेसर पास से गुजरे, उम्र में थोड़े सीनियर थे। जैसे ही उन्होंने सार्थक को देखा आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे होने वाले विधायक जी, कॉलेज में कैसे आना हुआ? सार्थक, जो अब तक अपने ख्यालों में गुम था, आवाज सुनते ही होश में आया। अरे प्रोफेसर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम प्रोफेसर हैं यहाँ के, तुम बताओ शादी हुई कि नहीं? फिर से शादी की बात सुनकर सार्थक चिढ़ गया। कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, हमरी इतनी भी अच्छी किस्मत कहाँ, लगे पड़े हैं अभी भी। प्रोफेसर झट बोले, तो चलो हमरे दामाद बन जाओ, हमरी छोटी बेटी सरकारी नौकरी में है, जोड़ी जमेगी खूब। सार्थक ने घूरते हुए कहा, अबे उंगली मांगी थी, तुम तो पूरा हाथ ही पकड़ लिए। शादी करनी है तो अपनी सजनिया से करेंगे, तुम्हारी बेटी से नहीं। कहकर वो जाने लगा। प्रोफेसर ने रोकते हुए कहा, अच्छा भला मत भड़को, हम शादी नहीं करवा रहे, बस बुक्स जरा स्टोर रूम में रख दो। वो ऊपर वाले फ्लोर पर है और हमसे अब सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती। अबे तो सीधा बोलते ना, फोकट में टाइम बर्बाद करवा दिए। कहते हुए सार्थक ने बुक्स पकड़ी और स्टोर रूम की तरफ चला गया। ऊपर पहुंचकर उसने बुक्स सही जगह रखी, लेकिन तभी लाइट चली गई। अबे कौन है बे, बत्ती बुझा के मस्खरी कर रहा है क्या? जेब टटोलते हुए उसे माचिस मिल गई। जैसे ही तीली जलाई और सामने देखा, चीख निकलते निकलते बची। उसी तरह समृद्धि भी सामने खड़ी उसे देखकर चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समृद्धि बोली। हम तो बुक्स रखने आए थे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा का कॉल आ गया था, बात करते करते इधर आ गए। अरे ये कोई पाक है क्या जो घूमते घूमते आ गई? कहते हुए सार्थक दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। अबे साला, अब दरवाजा कौन बंद कर गया बे? किक मारकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर बेकार। समृद्धि बोली, गार्ड भैया को आवाज लगाते हैं। बोरा गई होगा, तीसरे फ्लोर पर है हम,
गार्ड भैया तो एंट्रेंस पर होंगे, यहां से आवाज नहीं जाएगी। कहते हुए सार्थक ने झुंझलाकर बालों में हाथ फेरा। अब काहे भड़क रहे हो? ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे हमने ताला बंद कर दिया हो। समृद्धि ने हाथ कमर पर रखते हुए घूरा। कहीं तुमरी खुराफात तो नहीं है? सार्थक ने भी उसी अंदाज में घूरा। तुम ना अपनी बकवास बंद करो और कोई तरीका सोचो बाहर निकलने का। समृद्धि आंखें रोल करते हुए बोली। सार्थक दरवाजे के पास जमीन पर बैठ गया। अब दरवाजा तो कल ही खुलेगा जब गार्ड भैया आएंगे। ऊपर से नेटवर्क भी नहीं है फोन में, तो मतलब हमें यहीं रहना पड़ेगा? समृद्धि ने डरते डरते पूछा और दूसरी तरफ जमीन पर बैठ गई। हाँ, सार्थक ने कहा और अपने फोन को घूरने लगा। तभी उसकी नजर समृद्धि के डरे हुए चेहरे पर गई। एक शरारत दिमाग में आए। उसने गुनगुनाना शुरू किया, हम तुम एक कमरे में बंद हो जाए और चाबी खो जाए। गाते हुए उसने समृद्धि की तरफ नजरों से देखा। समृद्धि के दिल में शक की लहर दौड़ गई, कहीं ये अकेले होने का फायदा तो नहीं उठाएगा। पर उसने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। ज्यादा स्मार्ट मत बनो और ये गाना बंद करो। हाँ, आवाज बाहर नहीं जाती तो क्या हुआ? हमें बॉक्सिंग आती है, पास आने की कोशिश भी मत करना। सार्थक मन में बोला। सोचे थे आधी पागल है, लेकिन लग रहा पूरा माला ही हटा चुकी है ऊपर का। वो दीवार से सिर टिकाकर दूसरी तरफ देखने लगा। तभी समृद्धि की नजर उस तरफ गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। एक मोटा सा कॉकरोच उसकी तरफ आ रहा था। समृद्धि जोर से चिल्लाई और सीधा उछलकर सार्थक की गोद में गिर गई। वो उसके सीने से चिपकी जोर जोर से चिल्ला रही थी। सार्थक के होश उड़ गए। उसने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और बड़ी बड़ी आंखों से समृद्धि को देखा, जिसका चेहरा उसके सीने से चिपका हुआ था। उसे ऐसे पास पाकर सार्थक का दिल लिटरल बाहर आने को तैयार था। तुमको पता है बीवी, हम बचपन से दादी के सबसे करीब रहे हैं, और ये जो कड़ा देख रही हो ना, हमरे हाथ में दादी ने ही दिया था। संविधान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। ध्रुवी, जो उसके बालों में हाथ फेर रही थी, मुस्कराई। वो झुकी और संविधान ने उसके माथे को चूम लिया। संविधान ध्रुवी की गोद में सिर रखे फर्श पर लेटा था। उसने चेहरा उसके पेट से सटा लिया और दोनों हाथ उसकी कमर पर रख दिए। विधान, आपने क्या सोचा है? आप हवेली वापस जाएंगे? ध्रुवी के इस सवाल पर संविधान की पकड़ और कस गई। उसके ऐसा करते ही ध्रुवी ने गहरी सांस ली और बोली, विधान आप। वो कुछ और कहती, इससे पहले ही संविधान उठकर उसके सामने बैठ गया। उसने ध्रुवी का हाथ थामा और कहा, बीवी, हम बहुत उलझे हुए हैं। एक तरफ दादी है, जिनसे हम जान से ज्यादा प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ हमारा स्वाभिमान है। विधान, हो सकता है महादेव ने आपको ये दूसरा मौका दिया हो, सब कुछ ठीक करने का, जो सालों पहले टूट गया था। ये कहते हुए ध्रुवी ने संविधान के हाथों को अपने होठों से छुआ। का मतलब, बीवी? संविधान की आंखों में सवाल थे। ध्रुवी ने गहरी सांस ली। मतलब ये कि एक लड़की जो आपसे शादी करने के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दे, वो सिर्फ पैसों के लिए ऐसा क्यों करेगी? आप ही तो कहे थे कि उसका परिवार भी बहुत अमीर है। संविधान चुप था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की जलन उभरने लगी थी। और उस लड़की ने ही आपको आपके परिवार से अलग किया था, है ना? क्या पता आज भी उसका उनसे कोई रिश्ता हो? दादी का आपको बुलाना शायद महादेव का इशारा हो। वापस जाओ। विधान, अपने रिश्तों को एक और मौका दो। संविधान का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कभी इस नजरिए से नहीं सोचा था। ध्रुवी सही कह रही थी। संविधान ने ध्रुवी का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, बीवी, ये सब हमारी प्रॉब्लम है, हम तुमको इसमें घसीटना नहीं चाहते। ध्रुवी ने उसका हाथ थामा। विधान, आपने ही तो कहा था कि पति पत्नी सब कुछ साथ बांटते हैं, दुख, दर्द, तकलीफ सब। जब हमें आपकी जरूरत थी तब आपने हमारा साथ दिया, तो अब जब आपकी बारी है तो हम क्यों पीछे हटें? ध्रुवी की आंखें भीगने लगी। संविधान ने उसके आंसू पोंछे और कहा, हमरे लिए तुम्हारी मोहब्बत पर सवाल उठाना मतलब खुद पर शक करना। बीवी, हम सिर्फ नहीं चाहते कि तुम तक उस लड़की की परछाई भी पहुंचे, वो बहुत गिर चुकी है। ध्रुवी ने गाल पर हाथ रखते हुए कहा, वो परछाई हम तक नहीं पहुंचेगी क्योंकि आप है ना, लेकिन आपके परिवार को भी तो बचाना है। ये सुनकर संविधान के सामने उसका अतीत घूम गया। वो सारे जख्म, वो सारा अकेलापन ध्रुवी ने महसूस किया। उसने संविधान का सिर अपने कंधे से लगाया और उसकी पीठ सहलाने लगी। महादेव ने उसे तोड़ा जरूर था, पर उसी के मरहम के लिए ध्रुवी को भेजा था। संविधान ने गले में चेहरा छुपाते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो बीवी? ध्रुवी हल्के से मुस्कुराई और बोली, अगर वो लड़की खेल खेलना जानती है तो हम चाहते हैं कि आप ही इस खेल के विनर बने। ये सुनते ही संविधान के होठों पर फिर से मुस्कान लौट आई। वो ध्रुवी से अलग हुआ और वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, अब बीवी ने हुक्म किया है तो इसे पूरा करना तो बनता है न। बीवी का हुक्म सर आंखों पर। वहीं संविधान को मुस्कुराता हुआ देख ध्रुवी की नजर उसके होठों पर ही टिकी हुई थी। उसके डार्क पिंक लिप्स को किसी को भी बहका दे और अपना ईमान बेचने पर मजबूर कर दे। ध्रुवी हल्का सा संविधान के ऊपर झुकी और फिर अपने सॉफ्ट लिप्स को संविधान के हार्ड लिप्स पर रख दिए।
कॉलेज में संविधान मुस्कुराया और बोला, अब बीवी ने हुक्म किया है तो मानना तो बनता है ना। बीवी का हुक्म, सर आंखों पर। उसे देखकर ध्रुवी की नजर उसके होठों पर टिक गई। डार्क पिंक लिप्स, जो किसी का भी ईमान डिगा दे। वो हल्का सा झुकी और अपने सॉफ्ट लिप्स संविधान के लिप्स पर रख दिए। कॉलेज में स्टोर रूम सार्थक और समृद्धि स्टोर रूम में बंद थे। कॉकरोच देखते ही समृद्धि डर के मारे सीधा उसकी गोद में जा गिरी। सार्थक को तो झटका लग गया। उसने हाथ ऊपर कर लिए, ऐसे मत चिपको, कुछ कुछ हो रहा है हमको। वो उसकी सांसें अपने सीने पर महसूस कर रहा था। दिल दौड़ रहा था, और क्यों ना हो, पहली बार कोई लड़की इतनी करीब आई थी। समृद्धि बोली, प्लीज खुद से दूर मत करो, वो उधर है, कॉकरोच। सार्थक चिढ़ गया, हमसे भिड़ने से पहले त एक बार नहीं सोचती, और कॉकरोच से डर रही हो। वो उसकी सीने से और चिपक गई, चेहरा छुपा लिया। सार्थक ने हल्का सपोर्ट देने को हाथ कमर पर रखा, नहीं रखता तो दोनों धड़ाम। उसका खुद पर कंट्रोल जवाब दे रहा था, लेकिन उसने आंखें मूंद ली और दूसरी तरफ देख लिया। फिर शरारत सूझी, धीरे से बोला, वो इधर ही आ रहा है, बहुत डरावना लग रहा है। समृद्धि और डर गई, भगाओ ना प्लीज, हम प्रॉमिस करते हैं, कभी परेशान नहीं करेंगे। सार्थक मुस्कुराया, पक्का? हाँ बाबा पक्का, अब तो भगा दो। वो भाग गया। सार्थक ने हंसी दबाते हुए कहा, कॉकरोच कब का जा चुका था। समृद्धि ने आंखें खोली, राहत की सांस ली, पर जैसे ही हटी, उसके बाल सार्थक की शर्ट में उलझ गए। वो चीखी, बाल निकालने की कोशिश की पर नहीं निकले। सार्थक ने खुद ही सुलझाते हुए कहा, हम निकाल देते हैं, तुम रहने दो। वो बाल धीरे से निकालकर मुस्कुराया। समृद्धि उसके बगल में बैठ गई। बारिश हो रही थी बाहर, अंदर दोनों चुपचाप। थोड़ी देर में समृद्धि को नींद आने लगी। उसका सिर सार्थक के कंधे पर टिक गया। सार्थक ने उसकी तरफ देखा, मासूम चेहरा। उसके बाल चेहरे पर थे। उसने हल्के से उन्हें कान के पीछे किया और बस उसे देखता रहा, बिना पलक झपकाए। फिर उसकी नजर समृद्धि के थाइस पर गई। शॉर्ट कुर्ती और कट वाली जीन्स, हल्की सी स्किन दिख रही थी। लेकिन सार्थक तो देसी बाबू था। उसने गमछा निकाला और धीरे से उसे ढक दिया। दूसरी तरफ देखा, आंखें बंद की। थोड़ी ही देर में वो भी सो गया। उसका सिर समृद्धि के सिर से लग गया। बाहर बारिश, अंदर दो दिल, एक दूसरे के साए में खामोश मगर जुड़ते हुए। अपार्टमेंट, रात का वक्त, बीवी, ऐसे करीब आओगी तो कुछ और टूट न जाए कहीं। संविधान की गहरी आवाज ध्रुवी के कानों में पिघले शहद सी उतरी। ध्रुवी मुस्कुराई, आंखें खोली और धीरे से बोली, तो टूट जाने दो, फर्क किसे पड़ता है। उसकी नजरों में सिर्फ मोहब्बत थी, ऐसी जो हर दायरे से ऊपर थी, ऐसी जो किसी भी विद्रोह से बड़ी थी। नॉट लाइक एनी अदर वुमन, बट एज इज बीवी हु वॉन्ट्स हर विधान। वो उसके करीब आए, हाथ से उसका चेहरा छुआ और बोली, हम अर्धांगिनी हैं आपकी, हर पहलू को जानने का हक रखते हैं, प्यार, गुस्सा और आपकी खामोश चाहते भी। और फिर उसके होंठ संविधान के होठों पर आ टिके, नर्म, यकीनी और डूबे हुए। इन दैट मोमेंट ही वॉजंट संविधान चौहान, ही वॉज जस्ट हर विधान। ध्रुवी ने उसका कॉलर थाम लिया। किस गहरा हुआ, हाथों की उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं। संविधान भी खुद को रोक न सका। वो धीमे थे, पर समर्पण पूरा था। उसका हर स्पर्श कह रहा था, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, बस इस पल को अमर बना देना चाहता हूं। बाहर बारिश थी और अंदर धड़कनों की बौछार। बीवी, संविधान फुसफुसाया, तुम सांस काहे नहीं लेती हो। ध्रुवी हल्के गालों के साथ बोली, आप मौका ही कहां देते हैं। वो नजरों से नजरें चुराने लगी, गाल टमाटर जैसे लाल और दिल जैसे पिघलता हुआ। संविधान ने उसका चेहरा थामा, आंखों में देखो, बीवी। नजरें मिली, फिर से। अभी तो कुछ शुरू भी नहीं किया और ये हाल है। शुरुआत करेंगे तो क्या करोगी। ध्रुवी मुस्काए, शुरू तो कीजिए। आपके रंग में रंग जाने से ऐतराज नहीं हमें। और फिर इधर सार्थक और समृद्धि अभी एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर सोए हुए थे। तभी बादल की जोरदार गरजने की आवाज आई और समृद्धि की नींद खुल गई। उसने आंखें मसलते हुए धीरे से अपनी पलकें खोली और चारों तरफ देखा। चारों तरफ नजर दौड़ाते ही उसकी नींद एकदम से उड़ गई और उसे याद आया कि वो कॉलेज के स्टोर रूम में सार्थक के साथ बंद हो गई है। उसने जल्दी से सिर घुमाकर दूसरी तरफ देखा। सार्थक ने उसके कंधे पर सिर रखा हुआ था और इस वक्त उनके चेहरे बेहद करीब थे। सार्थक को अपने इतना पास देखकर समृद्धि झटके से उससे अलग हो गई। उसके ऐसे हटने से सार्थक की भी नींद खुल गई और उसने नींद भरी आंखों से समृद्धि की ओर देखा। समृद्धि जल्दी से खड़ी हुई और चिल्लाई, तुम मेरे पास कैसे आए। अरे का बबड़बा रही हो, कहते हुए वो उबासी ले रहा था। समृद्धि रोनी सूरत बनाकर बोली, सच सच बताओ, तुमने मेरे साथ क्या किया। अगर तुमने कुछ भी गलत किया होगा ना, तो कसम महादेव की, तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी मैं। ये सुनते ही सार्थक की नींद एकदम से उड़ गई और वो आंखें छोटी करते हुए बोला, अरे हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ, और काहे करेंगे कुछ। तुम मेरे पास मेरे कंधे पर सिर रखकर सो रहे थे, जरूर तुमने कुछ किया होगा। ये कहते हुए समृद्धि उसे गुस्से से घूरने लगी।
अब तक सार्थक की भी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। वो हैरानी से बोला, अरे ई का बोले जा रही हो तुम? कुछ भी, हम ऐसा करेंगे। ऊ तो तुम्हारा ही सिर हमारे कंधे से लग गया था, इसलिए जगाया नहीं तुम्हें। समृद्धि अपनी उंगली उसकी तरफ तानते हुए बोली, हाँ हाँ सब समझती हूं मैं। सब लड़के ऐसे ही होते हैं, नकेली लड़की देखकर फायदा उठाते हैं। ये सुनते ही सार्थक का पारा चढ़ गया। वो आगे बढ़ा, हाथ से थप्पड़ दिखाते हुए बोला, अब एक कटाप देंगे रख के, सब समझ में आ जाएगा तुमको। इतना गिरा हुआ समझी होगा हमको? हाँ तो एक कटाप वापस भी खा लेना। समृद्धि ने भी उसी गुस्से में तमकते हुए जवाब दिया। ये सुनते ही सार्थक की आंखें छोटी हो गईं और वो उसकी तरफ गुस्से से बढ़ते हुए बोला, तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे हम किसी दिन। तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगी मैं। समृद्धि ने भी वैसे ही गुस्से में तमतमाते हुए कहा। ये सुनते ही सार्थक का गुस्सा एकदम से गायब हो गया और वो शर्माते हुए बोला, अब देखो यार, ये लड़ाई झगड़े में ना, रोमांस को बीच में मत लाओ तुम। ये सुनते ही समृद्धि की आंखें बड़ी हो गईं। वो उसे घूरते हुए बोली, रोमांस? रोमांस का आर भी आता है तुम्हें? आए बड़े रोमांटिक बाबू, एक लड़की तो पटाई नहीं गई आज तक तुमसे, और बात कर रहे हो रोमांस की। ये बोलकर जैसे ही वो दूसरी तरफ जाने लगी, उसका पैर अचानक से फिसल गया। उसने खुद को संभालने के लिए सार्थक का हाथ पकड़ा, पर दोनों ही खुद को संभाल नहीं पाए और जमीन पर जा गिरे। समृद्धि सार्थक के ऊपर थी और सार्थक नीचे। दोनों ही बेकाबू होकर एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे, या कहें कि खो चुके थे। पर इतनी जल्दी मान जाना कहाँ मुमकिन था। सार्थक ने जल्दी ही खुद को संभाला और समृद्धि को अपने ऊपर से साइड करते हुए खड़ा हो गया। अब तक समृद्धि भी खड़ी हो चुकी थी। वो सार्थक के सामने आई और गुस्से से उसे धक्का देते हुए बोली, तुम जानबूझकर गिरे थे ना? ये सुनते ही सार्थक की आंखें घूम गईं। वो कमर पर हाथ रखकर बोला, अरे पगला गई होगा, तुमने ही तो हमारा हाथ पकड़कर गिराया था। गिराया तो उसने ही था, पर अपनी गलती मान ले ये कहाँ मुमकिन था। उसने अपनी गलती पर पर्दा डालते हुए कहा, तुम एक नंबर के बेशर्म हो, बदतमीज हो, और सार्थक उसकी बात काटते हुए बोला, और क्या? बाकी कुछ रह गया हो तो वो भी कह दो। अभी नहीं सूझ रहा है दिमाग में, बाद में बताऊंगी। ये कहते हुए उसने मुंह फेर लिया और गुस्से में दूसरी तरफ देखने लगी। वहीं सार्थक उसके ऊपर हंसते हुए बोला, दिमाग होगा तभी तो कुछ कहोगी। ये सुनकर समृद्धि का मुंह खुला का खुला रह गया। वो उसकी बेइज्जती कर रहा था। हाँ, साफ साफ कर रहा था। वो गुस्से से भड़कती हुई बोली, यू, और ये कहते हुए उसने पास पड़ा एक डंडा उठा लिया और सार्थक की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही वो उसे मारने को हुई, सार्थक ने उसके हाथ से डंडा पकड़कर रोक लिया। समृद्धि उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे। उसने अभी बस इतना ही कहा था कि अचानक खींचतान में उसकी कुर्ती की स्लीव फट गई। ये देखते ही सार्थक ठिठक गया और वहीं समृद्धि की आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा ये सब जानबूझकर किया गया है। वो झटके से पीछे हटी और खुद को कंधों से धंकते हुए कांपती आवाज में बोली, तो तुमने ये जानबूझकर किया है ना? तुम मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो कभी किसी के इतने करीब नहीं आई थी, और आज एक अजनबी लड़का, एक बंद कमरा, और अब उसके कपड़े फट चुके थे। वो डरी हुई नजरों से सार्थक को देख रही थी, जबकि उसके मन में एक साथ कई डरावने ख्याल चल रहे थे। सार्थक की नजर बस उसकी फटी हुई स्लीव पर थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस ठहर कर देखा। उसे अपनी नजरों को खुद पर महसूस करते ही समृद्धि का दिल जोरों से धड़कने लगा। और तभी सार्थक ने उसकी ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाने शुरू किए। उसकी आंखों में कुछ अलग सा था, जो समृद्धि को और डरा गया। वो डरते हुए कदम पीछे खींचती गई और कांपती आवाज में बोली, देखो, मेरे पास मत आओ, मैं चिल्ला दूंगी। उसने बस इतना ही कहा था कि अगले ही पल उसकी सांस अटक गई। सार्थक एक एक करके अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा था। उसे ऐसा करते देख समृद्धि का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो घबराते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? शर्ट क्यों उतार रहे हो? देखो, मेरी मासी तुम्हारी चाची लगती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर सार्थक एकदम शांत था। उसकी आंखों में कोई हवस नहीं, बल्कि कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो समृद्धि समझ नहीं पा रही थी। वो बस आगे बढ़ता गया। अब तक समृद्धि दीवार से पूरी तरह सट चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों तक पहुंच चुके थे। वो हल्के हल्के कांपने लगी थी। सार्थक अब उसके सामने खड़ा था, इतना पास कि उनकी सांसें आपस में टकरा रही थी। उसने शर्ट उतार दी थी, पर तभी उसने वो शर्ट समृद्धि की तरफ बढ़ाई और धीमे से कहा, लो, पहन लो इसे, मैं बस यही देना चाहता था। तुम्हारी स्लीव फट गई है और मुझे लगा तुम असहज महसूस कर रही हो। समृद्धि की आंखें एक पल को फटी की फटी रह गईं। उसकी धड़कन अभी भी तेज थी, पर डर की जगह अब वहां कुछ और था, अपराध बोध और पल भर की राहत। वो चुपचाप शर्ट थामकर खुद को ढंकने लगी। वहीं सार्थक थोड़ा पीछे हट गया और नजरें झुकाकर बोला, मैं वैसा लड़का नहीं हूं समृद्धि। तुम मुझसे डर रही थी, लेकिन मेरा इरादा कभी भी तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था।
वो कुछ और कहता उससे पहले ही समृद्धि ने खुद को थोड़ा संभाला, आंसू पोंछे और बोली, सॉरी, मैं डर गई थी। सार्थक हल्की मुस्कान के साथ बोला, डरना भी तुम्हारी तरह प्यारा है, लेकिन अगली बार भरोसा रखना, खुद पर भी और मुझ पर भी। देखो, ये चिपक चिपकी न किया करो, कुछ कुछ होता है हमको। ये सुनते ही समृद्धि, जो सार्थक के सीने से लगी हुई थी, वो अचानक से उससे दूर हो गई। सार्थक की आंखें जैसे ही समृद्धि से मिली, वो कुछ पल के लिए अपनी जगह पर खड़ा रह गया। समृद्धि की आंखें हल्की सूजी हुई थी और लाल भी हो चुकी थी, मानो वो रो रही थी। उसकी आंखों में जो दर्द था, उसे देखकर सार्थक का दिल भी तड़प उठा। अगले ही पल उसने समृद्धि के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और बोला, तुम रो रही थी, किसी ने तुमसे कुछ कहा? तुम बस एक बार बोलो, हम उसको जहन्नम के दर्शन करवा लाते हैं। समृद्धि का दिल इस बार अचानक धड़क उठा। वह बार बार अपनी आंखें झपकाती हुई बस सार्थक को घूर रही थी। सार्थक को समझ में नहीं आया कि वो इतनी खामोश क्यों थी, तो उसने उसके कंधे को पकड़कर उसे हल्का सा झटका दिया और बोला, अरे कुछ तो बोला, तुम रो क्यों रही थी? समृद्धि को एहसास हुआ कि वो अभी अभी सार्थक को घूर रही थी, और वो जानती थी कि इन नजरों का मतलब क्या था। वो जल्दी से उससे दूर हुई और चिढ़ते हुए बोली, दारू चाहिए मुझे। सार्थक का मुंह खुला का खुला रह गया। वह हैरान होकर बोला, तुम दारू चाहती हो? लड़की होके दारू पियोगी? समृद्धि को अब और गुस्सा आ गया। उसने अपनी आंखें छोटी करके सार्थक को घूरते हुए कहा, हाँ, अब क्या? दारू पीने के लिए जेंडर चेंज करवाना पड़ेगा? अबे तुम सीधी सीधी बात बताओ, दारू लाओगे या नहीं? सार्थक को अब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कभी दारू पीना हो, समृद्धि ने चिढ़ते हुए कहा। सार्थक को अपनी चाची की याद आई, जब चाची ने उसकी दारू पीने की आदत पर उसे बुरी तरह डांटा था। वो इन यादों में खो गया था। तभी समृद्धि ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा और बोली, अबे तुम दारू पिलाओगे या नहीं, या फिर हम तुम्हारी शिकायत तुम्हारे विधायक चाचा से करेंगे? सार्थक ने गुस्से में कहा, देखो, तुम जो गुंडागर्दी हमसे करती हो वो हमें पसंद नहीं है। धमकी मत दो, हम हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। समृद्धि ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है सार्थक जी, अब से हम आपसे इज्जत से बात करेंगे। तो बताइए, दारू पिलाओगे या नहीं? सार्थक अब चिढ़कर बोला, पर तुमको दारू पीने की जरूरत क्यों है? कोई वजह तो होगी। समृद्धि ने गुस्से में कहा, हाँ वजह है। पापा ने मुझे शादी के बारे में ऐसा लेक्चर दिया है कि गुस्से से दिमाग खराब हो गया है, इसी वजह से पिएंगे। ये सुनते ही सार्थक की आंखें सख्त हो गईं। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या वो सच में शादी करने वाली है? क्या समृद्धि के पिता उसे शादी के लिए दबाव डाल रहे थे? जब तक वो ये सोच रहा था, समृद्धि ने उसे झटके से हिलाकर कहा, अब अपनी सजनिया के ख्यालों में बाद में डूबना, पहले हमें दारू पिला दो। सार्थक ने शर्माते हुए कहा, हमारी सजनिया के ख्याल में तो हम तब डूबेंगे जब वो खुद हमसे बाहर आएगी। समृद्धि ने घूरते हुए कहा, दारू पिलाओगे या नहीं, या फिर जाकर विधायक चाचा से शिकायत करूं? सार्थक ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, ज्यादा भड़क मत, चलो हमारे साथ, पर ध्यान रखना, अगर ये बात चाची को पता चली तो वो तुम्हारी भी हमारी भी वोट लगा देगी। समृद्धि ने जल्दी से सार्थक का हाथ पकड़ लिया और बोली, हाँ, तो मैं कौन जाकर मासी को बताने वाली हूँ कि मैंने दारू पी है? सार्थक ने सिर हिलाया और दोनों हवेली से बाहर निकल गए। इस दौरान चाची ने उन्हें ऊपर से देखा और अपने दिमाग में कुछ ख्याल आते हुए बोली, लगता है ये मामला जमने वाला है। अपार्टमेंट, बीवी सुनो, जरा हमारा टॉवल दे दो, संविधान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन फिर अपनी मुस्कान जल्दी से छुपा ली। ध्रुवी, जो आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल सुखा रही थी, जैसे ही ये सुना, एक टॉवल लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी। वो धीरे से दरवाजे पर नॉक करते हुए बोली, विधान, आपका टॉवल। इतना कहकर उसने अपना हाथ अंदर बढ़ाया, और जैसे ही वो वॉशरूम में दाखिल हुई, संविधान की फ्रेशली शावर की हुई बॉडी सामने थी। बीवी, क्या तुमको नहीं लगता कि हम दोनों को पानी और टाइम बचाने की जरूरत है? संविधान ने हंसते हुए कहा, और ध्रुवी को अपनी ओर खींचते हुए उसके करीब आ गया। लेकिन ध्रुवी ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, और आप मुझे ऐसे अंदर क्यों खींच रहे हैं? छोड़िए, मुझे बहुत काम है। संविधान ने हंसते हुए कहा, ऐसे कैसे छोड़ दें बीवी, अब तो बहुत कुछ करना है। ये सब सुनकर ध्रुवी का चेहरा चकरा गया, और संविधान ने शावर चालू कर दिया, जिससे पानी की बूंदें ध्रुवी पर गिरने लगी। चौहान हवेली, मेरा बहुआ, मेरा पोता आ गया, ये कहते हुए दादी की आंखें भर आईं। उर्मिला जी की आंखों में भी नमी थी, पर उन्होंने अपने आंसुओं को जल्दी ही पोंछ लिया। मां थी वो, और आज इतने सालों बाद अपने बेटे को सामने देखकर दिल तड़प उठा था, एक बार उसे सीने से लगाने की तड़प। पर एक पत्नी होने के नाते वो मजबूर थी। जिस वक्त बेटे पर विश्वास दिखाना चाहिए था, वो उससे मुंह मोड़ बैठी थी। अब किस हक से वो अपना अधिकार जताती? वही संविधान चुपचाप अपनी दादी के पास गया, पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हुए बोला, बहुत याद किया था आपको दादी।
और अगले ही पल वो उनसे लिपट गया। आखिर वही तो थी जिनकी वजह से वो आज फिर चौहान हवेली की दहलीज पर खड़ा था। दादी ने उसकी पीठ सहलाते हुए भर्राए गले से कहा, अगर इतना ही याद करते थे तो आए क्यों नहीं अपने दादी के पास।